नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं यानी शबनम हसन। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, समाजी और सियासी सरगर्मियों से। जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं या फिर उन लम्हात में दोबारा खो जाना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। तो आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे हुकूमत दिल्ली की जानिब से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए प्रोग्राम जिसका उन्वान था दिल्ली की कहानी, दिल्ली की ज़बानी, उसकी एक रिपोर्ट, स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामे की झलक और आखिर में हम आलमी यौम हैंडलूम के ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट पेश करेंगे और साथ ही ईद उल अज़हा के मौके पर पेश करेंगे खुसूसी रिपोर्ट। तो आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं लोधी रोड पे वाक़े इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां हुकूमत दिल्ली की जानिब से ये महफिल आरास्ता की गई है जिसका उन्वान है दिल्ली की कहानी, दिल्ली की ज़बानी। दिल्ली की तारीख़ में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। इसी ख़याल के मद्देनज़र हुकूमत दिल्ली ने गुज़श्ता दिनों दिल्ली वालों की कहानी, दिल्ली वालों की ज़बानी की एक ज़बानी तारीख़ सुनाने का सिलसिला शुरू किया है। इसमें दिल्ली का तौर तरीक़ा, रहन सहन और मुख्तलिफ़ त्योहारों की जानकारी दी जाएगी। पिछले दिनों से एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको कहते हैं कि लिविंग बुक्स, जिसमें आप किताब नहीं पढ़ते बल्कि किसी आदमी से बात करते हैं तो आपको पूरी एक हिस्ट्री पता चलती है, क्योंकि आदमी के अंदर तो पूरी हिस्ट्री होती है। तो लिविंग बुक्स का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। तो ये ओरल हिस्ट्री का प्रोजेक्ट भी मेरे ख्याल से उसी तरह की कोई एक इनिशिएटिव है जिसमें आप ज़िंदा लोगों से पुरानी कल्चर और आर्ट के बारे में, किस तरह के शादी के गाने होते थे, किस तरह के, अब वो सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। इसमें मशहूर मारूफ तारीखदां की शिरकत होगी। I'm Janak Juneja. I came to Delhi in 1948 after migration from Pakistan, then India. I did my graduation, post-graduation in mathematics from Delhi University. In my service, I held many posts like magistrate in Delhi in 64-5. I also worked in DDA. After retirement, I was re-employed as member Delhi Chal Board for 2 years. Thereafter, I worked in Consumer Court. So this is how I had lived in Delhi, nearing for now more than 72 years, 71 years. इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में कहानियाँ होती हैं, लेकिन कहानियाँ सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं होती हैं। कहानियाँ उस वक्त के आम लोगों की होती हैं, कहानियाँ उस वक्त की आम जनता की होती हैं, लेकिन वो कहीं लिखी नहीं जाती, वो सुनाई जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को सुनाती है। There is history which is there in the minds of the people. History as memory of the people. History by people who have lived that history. So reporting that or preserving that memory as oral history is also a very useful project. Oral history gives you a very different perspective. It gives you some sort of live history through individual narration and experiences. And oral history is a very, very useful instrument to record that history, which is useful for future researchers. पीढ़ी दर पीढ़ी आम लोगों की कहानी लोगों तक सुनाई जा सके, इसलिए दिल्ली सरकार ये एक नई शुरुआत लेके आई है ओरल हिस्ट्री की। और मुझे खुशी है कि इससे दिल्ली की पुरानी आम जनता की कहानियाँ दिल्ली की वर्तमान आम जनता सुन सकेगी। दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत दिल्ली के 100 आम आदमियों के संस्मरण ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस परियोजना की सफलता के लिए दिल्ली सरकार ने अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका उपयोग इतिहास के विद्यार्थी व शोधकर्ता अपने शोध में कर सकते हैं।
Center for Community Knowledge of Ambedkar University Delhi is very pleased to be in collaboration with the Delhi Department of Archives on this particular oral history project. The Center for Community Knowledge does have considerable experience in conducting oral interviews and doing popular history of various kinds. And this will be not only a kind of enrichment of the work that we do, but we hope that we can also add to the excellent work that is being done by the Delhi Department of Archives. We hope to tap into a wide variety of experiences of life in Delhi, whether the interviewees are 20 years old or 40 years old or 60 plus. All of them have meaningful things to tell us about their own experiences of living in Delhi. So we're very happy to be involved in this project. How fortunate we are to have been able to see the transition from a slave country under the rule of the foreigners to the independent country. These stories, these aspects need to be told to the younger generation so that they have an idea what the country was, where have we reached, what cost we have paid for that development. Development is not physical infrastructural development, but it needs to be social development, human development, and so they need to be told about it. It is something which is much needed. I'm really happy that this government actually thought of taking up a project like Oral History Project. वाज़ह है कि दिल्ली हुकूमत इसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से अंजाम दे रही है। ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेप लेने के लिए जा रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें किताबों में आने से रह जाती हैं, क्योंकि जब हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है, लिखने के बाद उसे छांटना पड़ता है, कई चीज़ें हटानी पड़ती हैं, लेकिन जो चीज़ें हटानी पड़ती हैं वो भी हिस्ट्री का हिस्सा ही होती हैं, तारीख़ का हिस्सा होती हैं। लेकिन जब आदमी कोई बोलता है, मिसाल के तौर पे इंटरव्यू पर बोलता है, तो उसमें वो सारी बातें जो किताबों में आने से रह जाती हैं वो इंटरव्यू में आ जाती हैं, जो आगे आने वाली नस्लों के काम आती हैं। वाह, बहुत खूब। आपने हमें ऐसे लोगों से मिलवाया है जिन्होंने दिल्ली की तारीख जानने के लिए इतने पुरअसर तरीके का इख्तियार किया। जी हाँ शबनम साहिबा, आप सही फरमा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं और जिन चीज़ों को हम सुनते हैं वो हमेशा, या यूँ कहिए कि हमें ज़्यादा याद रह जाता है बनिस्बत उसके कि जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। जी वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और वक्त वक्त पर आप हमें समझाते भी रहते हैं। तो आइए अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और रूबरू कराते हैं स्वामी विवेकानंद से। गुज़िश्ता दिनों स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामे को पेश किया गया, जिस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद नाम का ये ताबिंदा सितारा जब तक बाहयात रहा अपनी रोशनी बिखेरता रहा और दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी पूरी दुनिया उनके इल्म की रोशनी से चमक रही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की बुनियाद डाली। वो जिन बातों पर जोर देते थे उनमें अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करना, औरतों की इज़्ज़त और तालीम अहम है। उन्होंने पूरी दुनिया में न सिर्फ अपने आप को बल्कि हिंदुस्तान की तहज़ीब को रोशनास कराया और दुनिया ने उनकी बातों को तस्लीम भी किया। उनकी ज़िंदगी पर मबनी गुज़श्ता दिनों एक स्टेज ड्रामा का एहतमाम किया गया। इस मजलिस के सरबराह ने कहा, संजीव शर्मा, आयोजक सन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद। आज दिल्ली के मावलंकर हॉल में सन्यासी योद्धा नामक एकल नाट्य का मंचन यहाँ पर किया गया। दिल्ली की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने इस नाटक को देखकर स्वामी जी के जीवन से जो प्रेरणा हमें मिलती है, युवाओं को जो प्रेरणा मिलती है, और एक बार ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी जो पूरे भारत का नाम पूरे देश में जो फैलाया, उसकी पुनः अनुभूति यहाँ पर ऐसी हुई। स्वामी जी हमारे बीच में उतारे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दामोदर रामदासी जी ने यहाँ पर करी है। ड्रामे के जरिए उनकी ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश किया गया। 12 जनवरी 1863 मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम रखा गया था वीरेश्वर। सब प्यार से मुझे विले कहकर पुकारते थे। नरेंद्र नाथ और एक नाम रखा गया था
5 संतानों के बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे बाद मेरी 2 बहनें, किरणबाला, योगेंद्रबाला, फिर उनके बाद महेंद्रनाथ। भूपेंद्रनाथ सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाई अविवाहित रहे। महेंद्र साहित्यकार हुआ तो भूपेंद्र क्रांतिकारक बना। हमारे पिताजी विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील थे, कोलकाता हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे। खूब दान धर्म करते थे, अपने मित्रों पर बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे। हमारी माता भुवनेश्वरी देवी, मातृशक्ति का आविष्कार। संसार में आए सुखों का उन्होंने अनुभव किया तो दुखों को सहिष्णुतापूर्वक सहन भी किया था। ऐसी परिपक्व विचारधारा वाली माता हमें मिली थी। बच्चों को अच्छा कहो तो वे अच्छा बनते हैं, इस पर मेरे माँ बाप का विश्वास था। और इसी कारण से हमारे ऊपर संस्कार करते वक्त उन्होंने कभी भी नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं किया था। माँ पिताजी शास्त्रीय संगीत के अच्छे जानकार थे। जब मैं नवयुवक हुआ, प्रेसिडेंसी कॉलेज में साल भर पढ़ने के बाद स्कॉटिश चर्च स्कूल में मेरी अगली पढ़ाई शुरू हुई। मेरा बीए के लिए मुख्य विषय था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र विषय के साथ मनोविज्ञान विषय लेने के लिए मेरे पिता ने मुझे सलाह दी थी। घंटों तक ग्रंथालय में बैठकर मैंने विद्वान लेखकों की वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी। एरिस्टोटल, कांट, हेगेल, मिल, स्पेंसर, कालिदास, शेक्सपियर, जो लोगों का इतिहास, आर्य संस्कृति का प्रसार, वैदिक धर्म, ख्रिस्त धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, ऐसा विषय नहीं होगा जो मैंने पढ़ा नहीं। तो शबनम साहिबा, देखा आपने कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी ज़िंदगी को मुल्क व कौम के नाम से वक्फ कर दिया था और वो मुल्क व कौम के ही होकर रह गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे असलाफ की ज़िंदगी हम सब के लिए मशअल रहा है। अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम भी अपने मुल्क व कौम के लिए मिसाल बन सकते हैं। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वाह वाह, मौके का शेर। चलिए बताइए, हम कहाँ का रुख कर रहे हैं? जी हाँ शबनम साहिबा, आपको और अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि गुज़श्ता 7 अगस्त को आलमी यौम हैंडलूम डे मनाया गया, जिसमें हमारे दस्तकारों की दस्तकारी को, या यूँ कहिए कि उनके हुनर को खूब सराहा गया। मुझे याद है हमारे वज़ीर आज़म ने इसकी पहल करते हुए 5 साल पहले इस दिन को दुनिया से रुशनास कराया था। तो नाज़रीन, पेश है 5वें वर्ल्ड हैंडलूम डे की रिपोर्ट। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दस्तकारी को फ़रोग़ देने की गर्ज से 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में कौमी यौम दस्तकारी का आगाज़ किया था। उन्होंने इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री और नौजवानों को इस बात की तरगीब दी थी कि वह दस्तकारी को फ़रोग़ दें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इस काम को कैसे बढ़ाया जाए। छोटे छोटे प्रयास भी हमें बहुत बड़ा परिवर्तन देते हैं। जैसे द फिल्म इंडस्ट्री हैज ए मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग फैशन इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट Chennai is a big center of the film industry. Can our filmmakers decide that at least 1 out of 5 films will only use handlooms, handicrafts and khadi? अगर सिर्फ हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे क्लस्टर से हमारे यहाँ काम होता था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जाइए तो बनारस हैंडलूम का एक बहुत बड़ा क्लस्टर बना हुआ है। अगर आप यहाँ कांचीपुरम जाइए, आपको हैंडलूम का बहुत बड़ा क्लस्टर बना हुआ दिखेगा। आप देवगिरी जाइए, महाराष्ट्र में हैंडलूम का बहुत बड़ा क्लस्टर बनकर दिखेगा। यानी उस समय भी चाहे सप्लाई चेन की बात हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, चाहे क्लस्टर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई के चेन की बात हो, आज के जितने भी मैनेजमेंट गुरु जो बातें बताते हैं वो सदियों से
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया हुआ था। हिंदुस्तान की तहजीबी विरासत में दस्तकारी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। दस्तकारी न सिर्फ रोज़गार मुहैया कराती है बल्कि हिंदुस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में भी नुमाया किरदार अदा करती है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता दिनों दिल्ली में एक एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया गया जहां दस्तकारों और सारिफीन ने अपने अपने ख़यालात का बरमला इजहार किया। मैं चंदेरी से आया हुआ हूँ। मेरा नाम तुलसीराम कोहली है। हम ये साड़ियाँ हाथ से बनाते हैं, हैंडलूम से, और इसमें डिज़ाइन वगैरह ये सब हम ही डालते हैं। और 1985 में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है मुझे। मेरा नेम इज़ राजेंद्र कुमार रस्तोगी। मैं लखनऊ से हूँ। और वीवर ये काम पहले इसकी स्टिचिंग होती है, उसके बाद इसकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद लखनऊ के आसपास जो गांव है जहाँ खेती किसानी होती है उनकी महिलाएं इसकी एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं। और ये पीस जो आपने अभी देखा है, इस पीस के वर्किंग टाइम जो है कम से कम 1 से 1 ईयर, 4 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ ऐसे बनता है ये। उसके बाद फिर जब ये एम्ब्रॉयडर्ड होके आता है उसके बाद में मुकेश का काम जो ये आप देख रहे हैं ये बाद में होता है। उसके बाद में इसकी वॉशिंग होती है और इसकी वॉशिंग जो होती है वो केमिकल वॉशिंग होती है। इसके बाद इस कपड़े में ना तो कोई श्रिंक होना है ना ये कपड़ा फेड होता है। ये इस कपड़े की सबसे बड़ी खासियत होती है लखनऊ चिकन में। साड़ियाँ देख रहे हैं, सूट देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव डिज़ाइन साड़ियों के, और मटेरियल इज़ वेरी गुड। और देखने के बाद तो जी कर रहा है कि सारी साड़ियाँ उठाकर घर ले जाएं। फर्स्ट टाइम आई हूँ एग्जीबिशन में ये देखने के लिए, क्योंकि हमने बाहर देखा साड़ीज़ का तो क्रेज़ होता ही है ना साड़ीज़ का, तो देखने के लिए एकदम से ये कर रहा है कि ये नहीं ये कलर, ये नहीं ये वाला कलर। बहुत अच्छी रेंज है और बहुत अच्छा मतलब डिज़ाइंस और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। सूट्स वगैरह ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ मैं। और यहाँ पे सिल्क के भी हैं और जो दुपट्टे हैं उनके डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहे हैं। दुपट्टे मैं ज़रूर लूँगी यहाँ से। हमारा नाम नीलेश वाडेर है और हम लोग गुजरात से आया है। और हमारे पास प्योर राजकोट पटोला साड़ी और ओरिजिनल पाटन का जो रियल डबल इकत पटोला साड़ी आता है वो आता है। और ये साड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 6 मंथ्स का टाइमिंग। तो ये साड़ी हम लोग गुजरात से इधर बेचने के लिए आया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए सब अलग अलग स्टेट से आया हुआ है। और हमारा साड़ी है, एक एक साड़ी आप देखोगे पाटन का जो ओरिजिनल पटोला का डिज़ाइन है। ये सिल्क का साड़ी है पूरा राजकोट गुजरात का। एक थ्रेड में डिज़ाइन आता है, दूसरा थ्रेड में डिज़ाइन आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे वार्प और वेव दोनों साइड ये डिज़ाइन आता है। वो दोनों साइड से ये डिज़ाइन जॉइंट होता है। इसीलिए ये दोनों साइड डिज़ाइन जब जॉइंट होता है तभी एक सामने वार्प और वेव दोनों कलर का एक ही डिज़ाइन दिखता है। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड ये डिज़ाइन रहता है। और ये पाटन का ओरिजिनल पटोला साड़ी है। इसका प्राइसिंग स्टार्टिंग होता है 1.5 लाख से। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं साउथ से आया हूँ। ये एक्चुअली एक सिल्क डिज़ायर ऑफ इन एग्जीबिशन हुआ। इसका इन्हें सिल्क वीवर्स का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज कर रहे। इंडिया से कितना भी ऑल ओवर इंडिया से कितना भी स्टेट से है वीवर बुनकर वगैरह सब लोग इधर आया है। उन लोग को काफ़ी उन लोग का प्रोडक्ट इधर एग्जिबिट करने का है और सेल भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा वेराइटीज़ है, यानी कर्नाटका से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, यूपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया का वेराइटीज़ एक ही जगह में आपको मिल रहा है। ये हमारा एक प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है। सारी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रहे हैं। हम लोग उधर से आए बहुत ऐसा एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत अच्छा कलेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा रीज़नेबल मार्केट से बहुत रीज़नेबल प्राइस में इधर आपको मिल रहा है। अजी क्या कहने हैं, आप अपने मतलब की चीज़ों को बहुत जल्दी ढूंढ लेती हैं और अब समझ में आया कि आप ये ख़ास रिपोर्ट हमारे नाजरीन के सामने क्यों पेश की आपने। अजी रखे भी क्यों ना, हमारी भी ज़रूरत है, हमारे भी शौक़ हैं। अजी रहने दीजिए, शौक़ की बात करती हैं आप। और आपको पता है कि हमारे जो दस्तकार हैं, हमारे जो फ़नकार हैं, जो कारीगर हैं, वो कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक लिबास तैयार करते हैं। लेकिन मजाल है कि आपने कभी हमारे फ़नकारों को, दस्तकारों को या फिर उन कारीगरों की तारीफ़ की हो जिन्होंने महीनों मेहनत और मुशक्क़त के बाद आपका ये लिबास तैयार करते हैं, तब जाकर कहीं आप ऐसी खूबसूरत नज़र आती हैं। अजय आप तो बस रहने दीजिए, आप क्या जाने। अजी हम तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन जानना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हुस्न इश्क के झगड़े तो चलते ही रहते हैं। इन झगड़ों में हम न उलझते हुए अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी अना को आपके ऊपर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी से याद आया, ईद उल अज़हा का मौका है, तो ऐसे में हम अपने नाज़रीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद
पेश करते हैं। पूरी टीम की जानिब से अपने नाज़रीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको दिखाते हैं ईद उल अज़हा पर हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा या बकरा ईद मुसलमानों का एक ख़ास त्यौहार है। ईद उल फितर की तरह इस त्यौहार की तैयारियां भी पूरे जोशो खरोश के साथ की जाती हैं। बाज़ारों में एक ख़ास तरह की रौनक देखने को मिलती है। बकरों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ ज़रूरी साजो सामान की खरीद का सिलसिला भी ज़ोरों पर रहता है। ईद उल अज़हा का त्यौहार खुदा के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत को याद करते हुए मनाया जाता है। ये इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज बकरीद का दिन है और ये हमारा अहले इस्लाम का ज़बरदस्त त्यौहार है और दोनों ईदों में से इस ईद की ज़्यादा अहमियत है। और ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी की यादगार है। क़ुरबानी असल में लफ्ज़ क़ुर्ब से बना है। जिस अमल के ज़रिए खुदा पाक की नज़दीकी, उसका क़ुर्ब हासिल होता है, उसे क़ुरबानी कहते हैं। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त क़ुरबानी ये मिलती है कि उनको खुदा पाक ने हिदायत फरमाई कि वो अपने बेटे को हमारे नाम पे क़ुरबान करें, और उन्होंने अपनी तरफ से, हमें कहना चाहिए कि उन्होंने क़ुरबान कर दिया। खुदा ने कुरान में हज़रत इब्राहीम की तारीफ़ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम के सामने कई इम्तिहान रखे। हज़रत इब्राहीम हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके खुदा के सामने सुरखरू हुए। अल्लामा इकबाल ने भी हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी पर कहा था कि आग है औलादे इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। हज़रत इब्राहीम की पूरी ज़िंदगी खुदा की फर्मा बरदारी में गुजरी। जब हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माइल शीरखार थे, यानी माँ के दूध पर ही मुनहसिर थे, खुदा ने हुक्म दिया कि उन्हें बयाबा में छोड़ा। यहाँ उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे की प्यास की शिद्दत से तड़प कर सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर बेयारो मददगार दौड़ती फिरी। खुदा की रहमत जोश में आई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की रगड़ से एक चश्मा उबल पड़ा, और आज ये चश्मा पूरी दुनिया को सैराब कर रहा है। आज इस चश्मे के पानी को ही हम सब आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी है, और इस दुनिया में उनसे प्यारी चीज़ उनके लिए कोई और नहीं है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधकर बेटे के गले पर छुरी चलाई, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक जानवर हज़रत इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम ने जब अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो खुदा की रहमत उन पर आश्कार हुई। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में इस्लाम के पैरोकार इस सुन्नते इब्राहीमी को अदा करते हैं और खुदा की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मज़हब इस्लाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी इसका तसव्वुर मौजूद है। इसी तरह बाप बेटे की मोहब्बत और इज़हारो कुर्बानी का जज्बा भी दीगर मज़ाहिब में हमें बखूबी देखने को मिल जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा का त्यौहार सिर्फ जानवरों की कुर्बानी और खाने पीने का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये त्यौहार सैक्रिफाइस यानी असल कुर्बानी का है। कुर्बानी अपनों के लिए, कुर्बानी माशरे और समाज के लिए, कुर्बानी इंसानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुर्बानी अपने नफ्स के लिए, कुर्बानी भलाई और अच्छाई के लिए,
बुजुर्गों के कुर्बानी हर उस अमल के लिए जिसमें किसी न किसी सूरत में किसी न किसी की भलाई का दर्स मौजूद हो। ईद उल ज़ुहा, जिसे बकरीद और ईद कुर्बा भी कहते हैं, लोग इस मौके को बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। बकरीद की रौनक बकरों के बाज़ार में खूब रहती है। लोग अलग अलग तरह के या यूँ कहिए कि अलग अलग नस्लों के बकरों को ख़रीद कर खुदा की राह में क़ुरबान करते हैं। बाज़ार में आपको जानवर हर कीमत के मिल जाएंगे। जब हमने दिल्ली के एक बाज़ार का रुख किया और वहाँ के बकरों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की तो आप ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिए। ये जो आपके सामने बकरा है ये बरबरा कहलाता है। बरबरा कितने तरह के बकरे होते हैं? हाँ, राजस्थानी होता है, मेवाती होता है, बरबरा होता है, देसी होता है। और सबसे अच्छा बकरा कौन सा होता है? ज़्यादा खूबसूरत तो बरबरा ही होता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बरबरा होता है। बकरे तो बहुत पसंद आए, लेकिन कुछ रेट ज़्यादा है आपके, लेकिन बकरा भी बहुत है आपके। पिछले साल इतने बकरे नहीं थे जितने इस बार है। इस बकरे के अंदर मोहब्बत और चांद बना हुआ है। ये बकरा हमारा जानू नाम है इसका, 60 लाख रुपए मांग रहे हैं और 2-2.5 साल का बकरा है। सेब अनार खाता है। हम बागपत से आए हैं। बागपत से आए हैं। जी। क्या दावा कर रहे हैं आप? ये मोहम्मद लिखा है क्लियर इसके ऊपर। अच्छा। और हमारे घर का पैदाश बच्चा है कि हमारी बकरी ने खुद घर का दिया है। तो आप इसका क्या कीमत किताब मांग रहे हैं? कीमत 10 लाख रुपए है इसकी। शुक्रिया शाहनवाज आपका। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहे, लेकिन वक्त किसी का नहीं होता और वक्त हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देता कि हम नाज़रीन के साथ कुछ वक्त और गुजारें। तो चलते चलते आपको बताते चले, वक्त किसी का होता है या नहीं होता है ये वक्त जाने और आप जाने, मगर नाज़रीन हमारे हैं, वो हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं, हमारे प्रोग्रामों को सराहते हैं और उस पर अपने रद्द अमल का इजहार भी करते हैं। आप हमें टीवी सेट के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें देख सकते हैं। जिन प्लेटफॉर्म पर आप हमसे मिल सकते हैं वो हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर हम हैं। इसके अलावा भी आप अपने आरा और ख़यालात और अपने मशवरों से भी हमें नवाज सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक छोटा सा मेल करना होता है और इसके लिए हमारी मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान यानी शबनम हसन और शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम मंजर पस मंजर ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मंजर और उसके पस मंजर के साथ। लेकिन जाने से पहले शबनम साहिबा, हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पूरी टीम की जानिब से पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये ईद की खुशियाँ हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।